इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है और नेक्स्ट जेएस के अंदर हम स्टैटिक साइट जनरेशन कैसे करते हैं। तो जो स्टैटिक साइट जनरेशन है ये भी एक तरह से सर्वर साइड रेंडरिंग का ही हिस्सा है और ये बिल्ड टाइम पर होता है। स्टैटिक साइट जनरेशन का मतलब होता है कि जो भी डायनेमिकली रेंडर्ड पेजेस होते हैं जो कि रन टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं, रन टाइम पर रेंडर होते हैं, उनको बिल्ड टाइम पर ही क्रिएट कर लिया जाए, बिल्ड टाइम पर ही रेंडर कर लिया जाए। अब ये कैसे हो सकता है? और हमारे जो डायनेमिक पेजेस होते हैं वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, ऐसे ही ब्लॉग 1000, ब्लॉग 10,000, ब्लॉग कितने भी ब्लॉग्स हो सकते हैं, कोई लिमिट तो है नहीं। तो हम कितने पेजेस को बिल्ड टाइम पर रेंडर करेंगे? तो ऐसे पेजेस जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस होते हैं, जैसे कि हमारे इस पेज पर हमें पता है कि हमने मान लो 10 ब्लॉग को लिस्ट कर दिया, तो ये 10 ब्लॉग्स यूजर ओपन करेगा ही करेगा। तो हम उन 10 पेजेस को बिल्ड टाइम पर ही जनरेट कर सकते हैं, ताकि जब यूजर उस पेज पर जाए तो टाइम ना लगे, उस पेज को बिल्ड करने में टाइम ना लगे, वो तुरंत ही लोड हो जाए। ठीक है, इससे हमारा परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ जाता है, काफी इंप्रूव हो जाता है हमारा परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस के अंदर हम स्टैटिक साइट रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम अपने कोड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि ब्लॉग नंबर 1, ब्लॉग नंबर 2 और ब्लॉग नंबर 3 ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस हैं। तो हम इनको बिल्ड टाइम पर ऐसा कुछ करेंगे कि बिल्ड टाइम पर ही ये तीनों पेजेस जनरेट हो जाएं। चलो करते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जनरेट, यहाँ पे जनरेट स्टैटिक पैराम्स। ये इस नाम का एक फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस नाम का फंक्शन एक बनाना है, फंक्शन, और इसको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट। अब ये फंक्शन एक्सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, इस फंक्शन से हमें एक एरे रिटर्न करना है। रिटर्न करना है एक एरे जहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की जो की होगी वो होगी ब्लॉग आईडी। ये एग्जैक्टली हमारे इसके जो हमारा स्लग है उसके इक्वल होनी चाहिए ब्लॉग आईडी। और वैल्यू क्या होगी? वैल्यू हमारे पेज का एक तरह से पेज की आईडी होगी। ठीक है, पेज की आईडी की वैल्यू यहाँ पर हम 1, 2, 3, यहाँ पे अगर हम इन तीनों पेजेस का नाम दे देते हैं और अगर हम चाहें तो और भी पेजेस को जनरेट कर सकते हैं। चलो मैं और भी दे देता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे दे दिया मैंने 4 और एक और, ये तो मैंने 5 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो ये 5 पेजेस बिल्ड टाइम पर ही जनरेट कर देगा। नेक्स्ट जेएस क्या करेगा, जब भी हम npm run build कमांड यूज करेंगे तो वो इस फंक्शन को लेगा, देखेगा इस फंक्शन से ये एरे रिटर्न हो रहा है और ब्लॉग आईडी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी वैल्यूज हैं। तो इन सभी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग पेजेस को जनरेट कर देगा हमारे डॉट नेक्स्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पर। तो एक बार हम रन करते हैं। ठीक है, और इस बार आपको आउटपुट भी डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे npm run build, अभी तक हमने जो देखा है वो एक हॉलो सर्कल था और एक एफ का सिंबल था जो कि डायनेमिकली जनरेटेड पेज था। इस बार हमें फील्ड सर्कल मिलेगा, एकदम कंप्लीट, उसके अंदर व्हाइट कलर का पूरा रहेगा और उसका मतलब होगा स्टैटिकली स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, उसका मतलब ये रहेगा। एक बार पूरा बिल्ड होने देते हैं और देखते हैं। तो ये बिल्ड हो गया और जैसा मैंने बोला था वैसा तो कुछ भी नहीं दिखा। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, वो ये है कि यहाँ पर ये पैराम्स रहेगा, पैराम नहीं रहेगा, ये जनरेट स्टैटिक पैराम्स होता है। मैंने गलती से एस मिस कर दिया था। एक बार अब हम दोबारा से करते हैं, इस बार ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलो जनरेट होने देते हैं। और इस बार पहले 8 पेजेस को जनरेट कर रहा था, अब 8 और 5 13 पेजेस को जनरेट करेगा। ये देखो 13 आ गए। ठीक है, ये 13, इधर 13 पेजेस और ब्लॉग आईडी, देखो ब्लॉग आईडी 1, 2, 3 इन सभी को जनरेट कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 ये कंपोनेंट बार बार कॉल हो रहा है, एक बार ब्लॉग आईडी 1 का यूज करके, एक बार 2 का, एक बार 3 का, ऐसे यूज करके ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमें कंसोल लॉग दिख रहा है और इसने पेज 2 को पहले रेंडर किया है, पेज 1 को बाद में, फिर 3 को। पता नहीं ऐसा क्यों किया इसने, लेकिन पांचों पेजेस यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, ये बिल्ड टाइम पर रेंडर हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा है, ये एक फील्ड सर्कल का आइकन दिख रहा है। ज्यादा ही जूम कर दिया मैंने।
ठीक है, ये ऐसा सर्कल का आइकन दिख रहा है, ब्लॉग आईडी, इसके अंदर ब्लॉग 1 और 2 प्लस मोर पाथ्स, यानी कि ये ब्लॉग आईडी 1, ब्लॉग आईडी 2, ब्लॉग आईडी 3, इन सभी पेजेस को जनरेट किया है इसने। और यहाँ पे आपको साइज भी दिख रहा होगा कि इसका साइज क्या है, इंडिविजुअल पेजेस का साइज क्या है और फर्स्ट लोड जेएस का साइज क्या है। तो यहाँ पर इसको भी हम समझ लेते हैं। ये हमारी सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स का टोटल साइज है जो कि हमारे क्लाइंट तक सेंड की जाती हैं, हमारे ब्राउजर तक जाती हैं। और उन फाइल्स में अलग अलग चंक्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सभी को अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो 105 केबी की साइट है, ठीक है। और 105 केबी प्लस ये ऐड करेंगे, 105 केबी प्लस ये तो 109 केबी हो जाएगा, 105 केबी प्लस ये तो 106 केबी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पेजेस का टोटल साइज होता है, क्योंकि कोई भी पेज जब फर्स्ट टाइम लोड होगा, जब फर्स्ट टाइम सीधा नेटवर्क रिक्वेस्ट से लोड होगा जब कोई भी पेज, तो उसको पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, फर्स्ट लोड जेएस, ठीक है, पूरा जावास्क्रिप्ट चाहिए प्लस उस पेज का कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल साइज इसका यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये स्टैटिक साइट जनरेट हुआ है। अगर हम नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है स्टैटिक साइट जनरेटेड, ठीक है, स्टैटिक साइट जनरेशन हुआ है। यहाँ पर वो वाला गायब हो गया जो डायनेमिक पेज रेंडर करके दिखा रहा था ना, जो एफ का सिंबल था, वो गायब हो गया, लेकिन वो रहेगा हमारा। ऐसा नहीं कि अब केवल 5 ही पेजेस काम करेंगे, बाकी सारे पेजेस नहीं काम करेंगे। एक बार हम यहाँ पर आके देखते हैं, इधर अगर हम देखें और यहाँ पर ये नेक्स्ट फोल्डर के अंदर देखना था, मैंने नेक्स्ट को ही बंद कर दिया। सर्वर के अंदर आके देखेंगे तो ऐप के अंदर ये जो ब्लॉग्स का फोल्डर है, और ब्लॉग्स के फोल्डर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ब्लॉग आईडी के अंदर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वो केवल जावास्क्रिप्ट फाइल ही है, क्योंकि वो डायनेमिकली रेंडर होगा बार बार। लेकिन पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 सारे यहाँ पे जनरेट होके 5 तक हमने लिखा था, और पांचों पेजेस यहाँ पे सर्वर के ऊपर जनरेट होके आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे 1000 तक दे देंगे तो 1000 तक पेजेस जनरेट हो जाएंगे। अब इससे क्या होता है, इससे हमारे पेज का, हमारे डायनेमिकली रेंडर्ड पेजेस जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब तुरंत ही जैसे सर्वर के ऊपर जाएंगे तुरंत ही लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत एक ये आती है कि मान लो कि हमारे पेज का कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लो कि हम किसी एपीआई से फेच करके अपने पेज का कंटेंट कुछ कुछ देर पर अपडेट करते हैं, तो उस केस में ये वाला मेथड नहीं काम आएगा। ये ब्लॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है कि हमारे साइट के ऊपर 100 ब्लॉक्स हैं, तो 100 ब्लॉक्स की आईडी देके हम यहाँ पे इसको जनरेट कर देंगे, 100 ब्लॉक्स हमारे सर्वर पर रहेंगे। और ब्लॉग्स रोज तो चेंज होते नहीं, एक बार लिख दिया तो लिख दिया। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जिसको कुछ कुछ देर पर अपडेट चाहिए, कि हर एक दिन पर या हर एक घंटे पर या फिर हर एक वीक पर अपडेट चाहिए, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन। वो इसी का, स्टैटिक साइट रेंडरिंग का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम इस जनरेट स्टैटिक पैराम्स वाले फंक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इस तरह से तो हम हार्ड कोड करके नहीं देते हैं, ठीक है, हम डायनेमिकली ज़्यादातर डेटा को फेच करते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि एट द एंड हमें एक एरे ही रिटर्न करना होता है, और एरे के अंदर हमारे जो पेज का डायनेमिक नेम है ना, वो और फिर उसकी वैल्यू, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करना होता है। इसके अंदर हम एपीआई कॉल भी कर सकते हैं। मान लो कि हमें अपने डेटाबेस से, अपने सर्वर से फेच करना है, मान लो कहीं और सर्वर है, वहां से फेच करना है कि कितने ब्लॉग्स हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे फेच एपीआई का यूज करके एपीआई कॉल कर सकते हैं, और हम इस फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जेसॉन प्लेस होल्डर के ऊपर चला जाता हूँ, जेसॉन प्लेस होल्डर, इधर मैं एक पोस्ट्स वाला एक वो ले लूंगा एपीआई। यहाँ पर कई सारे एपीआई हैं, यहाँ पर टू डूज करके है, हम चाहें तो टू डूज भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं टू डूज ही ले लेता हूँ। मैं टू डूज पे एपीआई कॉल करूंगा तो यहाँ पे आईडी करके आ रहा है, ठीक है, आईडी 1, आईडी 2, आईडी ऐसे 1000 तक या 100 तक होगा, देखते हैं कहाँ तक है ये 200 आईडीज तक है। तो इसको हम एपीआई कॉल करते हैं, और यहाँ से हम आईडी लेके हम स्टैटिक साइट जनरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में हमारा सर्वर नहीं है और ब्लॉक की आईडी नहीं है, तो टू डू की आईडी है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम ब्लॉक का पूरा आईडी फेच कर सकते हैं एक सर्वर से, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस फंक्शन को एसिंक बनाना होगा, एसिंक, क्योंकि हम एसिंक अवेट यूज करेंगे। कॉन्स्ट
कॉन्स्ट और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच। फेच करना है और फेच के अंदर हम ये डाल देंगे, इससे हमें सारी की सारी उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हम यहाँ पे डेटा को लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, सिंपल एपीआई कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब डेटा जो मिलेगा, डेटा एक एरे ऑफ ये रहेगा इस तरह से, ठीक है, एरे ऑफ ये ऑब्जेक्ट रहेगा जहाँ पे आईडी रहेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, डेटा एक एरे है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, एक ऐसा एरे रिटर्न करना जहां पर आईडी की वैल्यू, मतलब एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जहां पे ब्लॉग आईडी लिखा रहे और उसकी आईडी की वैल्यू लिखी रहे। तो हम यहाँ पे डेटा डॉट मैप कर सकते हैं, डेटा डॉट मैप, और फिर यहां से हम आईडी को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे आईडी को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूं, इस तरह से आईडी हमें मिल जाएगी। और यहां से हम रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जहां पे ब्लॉग आईडी होगी, ब्लॉग आईडी एकदम कैपिटल में, आई और डी दोनों है, ठीक है, और ब्लॉग आईडी की वैल्यू आईडी होगी। तो इस तरह से भी हम रिटर्न कर सकते हैं, और ये जितने 200 पेजेस हैं ना, उन सभी पेजेस को बिल्ड टाइम पर ही जनरेट कर देगा। एक बार हम टेस्ट करते हैं, ये npm run बिल्ड करता हूं मैं, और ये एपीआई कॉल करेगा। एक बार मैं कंट्रोल सी कर देता हूं, आपको दिखाता हूं कि ये पूरा ये कॉल करेगा, ठीक है, ये फेच कॉल करेगा बिल्ड टाइम पर ही, सभी पेजेस को लेके आएगा और एक एक पेज जनरेट करेगा, और यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर ये देखो फेच किया है इसने, पूरा रिस्पॉन्स आ गया है, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रही है। एरर क्या है कि जो ब्लॉग आईडी है, ये बोल रहा है कि ये ब्लॉग आईडी स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पर हमें ब्लॉग आईडी को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पे जो ब्लॉग की आईडी आ रही है, ये एक नंबर है, तो इसको हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करना होगा। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में करने के लिए मैं सबसे अच्छा यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देगा। हम चाहे तो टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा से बिल्ड करते हैं, इस बार एरर नहीं आएगी, ठीक है। देखो ये फेच करेगा, एपीआई कॉल करेगा, हमारा सर्वर, हमारा जो सर्वर का कोड है ये कॉल कर रहा है एपीआई को। यहाँ पे देखो सारा रिस्पॉन्स आ गया 100+, और देखो इतने सारे पेजेस जनरेट हो गए हैं, ये 208 पेजेस जनरेट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी का कंसोल लॉग ऑर्डर में नहीं है, ये अलग ऑर्डर में है, देखो ये मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, कभी भी कोई भी पेज जनरेट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 208 पेजेस ने जनरेट किए हैं, और सही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 200 पेजेस जनरेट हो गए हैं। अगर हम इधर आके देखेंगे अपने कोड के अंदर, कोड नहीं, यहाँ पे बिल्ड वाले फोल्डर के अंदर, ये हमारा ब्लॉग्स वाला फोल्डर है, यहाँ पर हमें ये देखो 200 तक सभी पेजेस जनरेट हुए मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम इस फंक्शन का यूज करके जनरेट स्टैटिक पैराम्स, इसका यूज करके इसको हमें केवल एक्सपोर्ट कर देना है और हमारे सारे पेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है और ये कब होता है। ये बिल्ड टाइम पर होता है। स्टैटिक साइट जनरेट करने के बाद जब हम यहाँ पे रन करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अरे क्या करना है, मैं यहाँ पे npm start ये करना है, इसको स्टार्ट कर देंगे तो अब वो सारे पेजेस बार बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर हम ब्लॉग आईडी को कंसोल लॉग कर रहे हैं ना, तो हमने देखा ये डायनेमिकली रेंडर्ड जब था तब ये जितनी बार हम इस पेज के ऊपर, पेज 1 के ऊपर, पेज 2 के ऊपर जाते थे, उतनी बार ये कोड रन होता था। अब आप इसमें डिफरेंस देखेंगे, मैं साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज नंबर 1 2 3, इनमें से किसी भी पेज के ऊपर जाऊँगा, ये देखो मैं पेज 3 के ऊपर जा रहा हूँ, ये रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे सर्वर के ऊपर वो पूरा कोड जावास्क्रिप्ट का नहीं रन हो रहा है। मैं पेज 1 के ऊपर जाऊँगा, ये रेंडर नहीं होगा। मैं एकदम से नया रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पेज 100 के ऊपर जाता हूँ, ये देखो 100 के ऊपर गया, हमारा सर्वर का कोड रन ही नहीं किया, इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि सर्वर पर ऑलरेडी HTML फाइल जनरेटेड है, वही HTML फाइल सेंड कर देना है, जावास्क्रिप्ट रन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे 200 तक जा सकता हूँ, मैं 150 तक, चलो 180 तक जाता हूँ, 180 पे गया, हमारा सर्वर का कोड यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं 200 से ऊपर जाऊँगा, अभी मैं 200 पे जाता हूँ, सही चल रहा है, 200 से ऊपर जाता हूँ, 201 जैसे करूँगा, यहाँ पे आपको रन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये मैं डाल के एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखो
201 के लिए रेंडर हो रहा है क्योंकि 201 वाला जो पेज है वो स्टैटिकली जनरेटेड नहीं है, ये अब डायनेमिकली जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये डायनेमिक जनरेशन के अंदर भी हम स्टैटिक रेंडरिंग करवा सकते हैं। ये डायनेमिक पेज है, जो हमारा ये पेज है ना, ये डायनेमिकली रेंडर्ड पेज है। ये डायनेमिक राउटिंग का यूज करके हमने किया है, लेकिन इसके अंदर भी हमने 200 पेजेस ऐसे क्रिएट कर दिए जो कि स्टैटिकली जनरेट हुए थे बिल्ड टाइम पर। तो ये वाला कोड अब कब रन होगा? ये वाला कोड तब रन होगा जब किसी ऐसे पेज के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी जिसका स्टैटिक पेज जनरेटेड नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है और कैसे हम Next.js के अंदर स्टैटिक साइट जनरेशन करवा सकते हैं यूजिंग ये वाला फंक्शन जनरेट स्टैटिक पैराम्स। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और AI का यूज़ करिए सीखने के लिए। जो भी डाउट हो उसको AI को यूज़ करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन क्या होता है और कैसे हम Next.js के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।